हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग एनालिसिस करेंगे झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन 2019 के मेंस के पेपर सेकेंड एंड थर्ड को। आप लोगों को पता ही है कि इसके मेंस में कुल 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 और पेपर 4 को मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग चैनल से जुड़ करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं उसको। अब आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन झारखंड जुडिशरी में पूछा जाता है। देख लेते हैं। यहाँ पे 2019 का ला पेपर है सेकेंड का, कुल 100 मार्क्स का होता है यह, और 3 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को। पढ़ लेते हैं नोट में क्या दे रखा है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग कंपल्सरी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अभ्यर्थी गण कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि इस पूरे पेपर में 5 सेक्शन दे रखा है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और एफ, ई तक दिए रखा है। उसमें से आप लोगों को प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से आप लोगों को एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरे में है यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। और तीसरा में दे रखा है नोटिस, प्रश्नों के उत्तर केवल हिंदी, देवनागरी अथवा अंग्रेजी रोमन में दिए जाएंगे, अदर किसी लैंग्वेज में नहीं दिए जाएंगे। देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट के ए में दे रखा है सभी अवैध करार शून्य होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी शून्य करार अवैध हों। इस कथन की प्रकाश में सांविधिक उपबंधों का उदाहरणों एवं निर्णीत वादों सहित विवेचना कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। देख लेते हैं बी में क्या पूछ रखा है। प्रत्याभूति की संविदा के अंतर्गत दायित्व से प्रतिभू को किन आधारों पर छूट मिल जाती है, उनका कथन कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में पूछ रखा है हेडले बनाम वैक्सनडेल के तथ्यों तथा उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कीजिए तथा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो उसकी स्थिति है वह बताइए। ये सब सेक्शन ए में कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, आप लोग रीड कर सकते हैं। बी में पूछ रखा है उपनिहिति के सतर्कता के कर्तव्य एक पर एक नोट लिखिए तथा विधिक उपबंधों और निर्णित मामलों से उसका समर्थन कीजिए। ये सभी के मार्क्स 10-10 ही हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। पढ़ लेते हैं सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पूछ रखा है माल विक्रय की संविदा के मूल तत्व क्या है। माल विक्रय संविदा तथा माल विक्रय के अनुबंध में अंतर बतलाइए। तो यह क्वेश्चन हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट से है, तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इन क्वेश्चनों का। बी में दे रखा है अदत्त विक्रेता के धारणाधिकार से आप क्या समझते हैं, यह धारणाधिकार कब समाप्त हो जाता है। यह क्वेश्चन भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट का है, गुड्स एक्ट का। और देख लेते हैं 4th ए में पूछ रखा है माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत माल में संपत्ति के अंतरण संबंधी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और 4th बी में दे रखा है राइट शॉर्ट नोट्स सेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। और दूसरे में है गुड्स प्रेसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए वर्णनानुसार विक्रय एंड विक्रय करने से पूर्व किंतु विक्रय करने की करार के पश्चात वस्तु का नष्ट हो जाना, जो कि सेक्शन 8 में है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए, खंड सी है, इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ रखा है। पढ़ लेते हैं किसी परक्राम्य संलेख के दायित्व से मुक्ति से संबंधित अधिनियम में प्राविधि नियमों की व्याख्या कीजिए। तो यह क्वेश्चन दे रखा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। और बी में दे रखा है अभावी तिथि का ₹5000 का एक चेक ब के नाम जारी करता है। ब के उस चेक को बैंक ले जाने पर बैंक उसे भुगतान योग्य प्रमाणित करता है। जब निर्धारित तिथि पर चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया तब अ के खाते में केवल ₹3000 होने से बैंक भुगतान करने से मना कर देता है। ब तथा बैंक को सलाह दीजिए। यह प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा आप लोग एक्ट का, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 के ए में क्या है। परक्रामण की परिभाषा, इसके विभिन्न तरीकों को समझाइए, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। और बी में दे रखा है पृष्ठांकन की परिभाषा दीजिए तथा विधि द्वारा सामान्यतः मान्य पृष्ठांकन के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है। पढ़ लेते हैं सेक्शन डी में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है माध्यस्थम को परिभाषित कीजिए और अस्थायी अदालत एवं माध्यस्थम अधिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बी में दे रखा है यदि पक्षकारों के मध्य हुए करार का कोई खंड इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शित करता हो कि उनका आशय यह था कि उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही निर्णित किया जाएगा, तो ऐसे खंड माध्यस्थम खंड ही कहलाएगा, भले ही उसमें मध्यस्थ अथवा माध्यस्थम शब्दों का प्रयोग न किया गया हो। उपयुक्त कथन की व्याख्या माध्यस्थम करार के अनिवार्य तत्व के प्रकाश में कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8
ए मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की विरुद्ध अपील हेतु मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में दिए गए प्रावधानों को बतलाइए। और बी में दे रखा है व्यय की बाबत मध्यस्थम, पंचाट एवं निक्षेप पर धारणाधिकार के संबंध में मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अगला पढ़ लेते हैं, सेक्शन ई में दे रखा है, यह टीपीए के क्वेश्चन दे रखे हैं, सेक्शन ई में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9A, डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द टर्म्स इन रेफरेंस टू थिंग्स अटैच टू ईच। अचल संपत्ति की परिभाषा दीजिए, भूमि से संबद्ध वस्तुओं के संदर्भ में इनकी व्याख्या कीजिए। यह भी 10 नंबर का है, सारे क्वेश्चन 10 नंबर्स के ही हैं। अगला पढ़ लेते हैं, सशर्त अंतरण क्या है, किन परिस्थितियों में सशर्त अंतरण अवैध माना जाता है, व्याख्या कीजिए। सेक्शन 10A में दे रखा है, लंबित वाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और उसका क्या आधार है बताइए, क्या यह सिद्धांत निष्पादन कार्यवाहियों में लागू होता है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है बी, डिफाइन लीज, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच अ लीज में डिटरमाइन। पट्टा की परिभाषा दीजिए, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा पट्टे को समाप्त किया जा सकता है। तो यह हो गया हमारा पेपर सेकेंड झारखंड जुडिशरी का। अब देख लेते हैं पेपर थर्ड को। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लॉ पेपर थर्ड, इसका भी सेम मार्क्स है 100 और टाइम तो सबका 3 आवर्स ही मिलेगा सारे पेपर में, और सेम प्रोसेस है क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का। देख लेते हैं सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट ए, न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद की ओर पहला पत्थर माना जाता है, इस कथन का विशदीकरण कीजिए। यह हिंदू लॉ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में दे रखा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत स्त्री द्वारा धारित संपत्ति के विषय में क्या नए परिवर्तन किए गए हैं, विनिश्चित वादों की सहायता से उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगला पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में दे रखा है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लेते हैं। ए और बी पिछले 18 वर्षों से विवाहित हैं, अभी हाल ही में उनका विवाह विच्छेद हुआ है। सी उनका 8 वर्षीय बच्चा है। ए ने इस आधार पर कि वह धनी व्यक्ति है और सी की उत्तम शिक्षा प्रबंध कर सकता है, सी की अभिरक्षा की मांग की, और बी एक स्कूल अध्यापिका है, यह कहकर कि वह सी की उत्तम देखभाल करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी, सी की अभिरक्षा की मांग की। अभिरक्षा की क्या अपेक्षाएं हैं, उपरोक्त परिस्थिति में ए और बी में कौन सी की अभिरक्षा कार्यकारी है, निर्णय कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बी में, क्या एक हिंदू विधवा अपने पति की मृत्यु के उपरांत दत्तक पुत्र ले सकती है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत विनिश्चित वादों की सहायता से प्रावधानों सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगला पढ़ लेते हैं सेक्शन बी, इसमें मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। थर्ड ए में इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं, पी एक मुस्लिम है, एस उसका पुत्र है, डब्लू पत्नी तथा डी दूसरे पूर्व मृत पुत्र से जन्मा पौत्र। पी ने सारी संपत्ति की वसीयत डी के नाम कर दी है, इस वसीयत की मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या मान्यता है, निर्णय दीजिए। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को जजमेंट देना है इसमें। अगला पढ़ लेते हैं बी का, एच के इद्दत काल के दौरान एम और एच ने विवाह कर लिया। एम की मृत्यु के 3 वर्ष उपरांत एच ने एम की संपत्ति पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत अपना हक मांगा। अन्य उत्तराधिकारियों ने विवाह को शून्य बताते हुए दावे का विरोध किया। उपरोक्त परिस्थिति में कारण सहित उत्तर लिखिए। यह भी मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए, हु कैन क्लेम हकसूफा प्रिम्पशन, डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग द सेम, स्टेट द लीगल डिवाइस फॉर इवेडिंग द राइट ऑफ प्रिम्पशन। सूफा के हक का दावा कौन कर सकता है, सूफा का दावा करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, सूफा के हक का अपवचन करने की वैधिक युक्ति का विवरण दीजिए। दूसरे में पूछ रखा है बी में, हु इज मुतवल्ली, कैन मुतवल्ली अपॉइंट हिज ओन सक्सेसर अंडर मुस्लिम लॉ। मुतवल्ली कौन होता है, क्या मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुतवल्ली अपना वारिस स्वयं नियुक्त कर सकता है। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी खंड ग। क्वेश्चन नंबर 5 पे, झारखंड भवन पट्टा किराया एवं निष्कासन नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत मानक किराया की परिभाषा दीजिए तथा नियंत्रक की किराया नियंत्रण की शक्तियों द्वारा मानक किराया तय करने का विवरण दीजिए। यह झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी में दे रखा है, आंसर एनी टू, इसमें से कोई 2 करना है। पढ़ लेते हैं, पहले में डिस्टिंक्शन बिटवीन लीज एंड लाइसेंस, दूसरे में दे रखा है एसेंशियल ऑफ लीज, तीसरे में है इनहेरिटेंस टू टेनेंसी और चौथे में है रिवीजन। हिंदी में पढ़ लेते हैं, पट्टा और अनुज्ञप्ति में अंतर, दूसरे में है पट्टे की आवश्यक शर्तें, तीसरे में किराएदारी का उत्तराधिकार और चौथे में पुनरीक्षण। इस पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A, कोई भी व्यक्ति नियंत्रक के आदेश द्वारा पीड़ित होने पर आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक निश्चित अवधि के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लिखित अपील कर सकता है। झारखंड भवन पट्टा किराया और निष्कासन नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत अपील प्रक्रिया का विवरण दीजिए।
तो यह क्वेश्चन आप लोगों को अपील से पूछा गया है, सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बी का। झारखंड भवन पट्टा किराया एवं निष्कासन नियंत्रण अधिनियम 2011 में विशेष तौर पर प्रावधान है कि भवन स्वामी किराए के भवन में किराएदार की सुविधाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस कथन का निश्चित वादों के आधार पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेक्शन डी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7A में देख लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग रीड कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बी का। समापन करने के लिए तैयार तथा रजामंद का विनिर्दिष्ट अनुतोष का दावे में क्या महत्व है? यदि वादी ने अपने दावे में अभिवचन के अंतर्गत अभिवचन प्रकथन नहीं किया है तब उसका क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8A। जो व्यक्ति साम्या की अपेक्षा करता है उसे स्वयं भी साम्या करनी चाहिए। इस कथन को भारतीय निविदा अधिनियम 1872, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के संदर्भ में उचित प्रावधानों तथा उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का देख लेते हैं। व्यादेश एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष को विशेष कार्य करने अथवा कार्य करने से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। इस संदर्भ में न्यायालय की वैवाहिक शक्तियों का विशेष उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, किन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है? नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन ई खंड अंग। पहले में दे रखा है, ऑस्टिन और एचएल हार्ट का विश्लेषी प्रत्यक्षवाद में न्यायशास्त्र के अंतर्गत क्या योगदान, विशदीकरण कीजिए। यह जूरिस्प्रूडेंस एक्ट से क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी में दे रखा है, राइट नोट्स 1 एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑबिटर डिक्टा एक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसेंस। और चौथे में है सोशल सॉलिडेरिटी। निम्नलिखित किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। न्यायिक पूर्व नियम, इतरोक्ति, साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण पर लिखना है और सामाजिक एकात्मकता पर लिखना है। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को दिखा दिया, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं क्वेश्चन को, अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन के पेपर को, दूसरे साल के क्वेश्चन पेपर को डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।